नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दुर्गमपुरा, बंगाल। रात का वक्त। रात काफी गहराई हुई सी थी। रात में दो लोग आपस में बातें करते हुए शशिबन को पार करते हुए चले जा रहे थे। रात का अंधेरा जैसे कि काफी सन्नाटा अपने अंदर समेटे हुए था। उस सन्नाटे में चीरते हुए दो लोगों के कदमों की आहट जंगल में गूंज रही थी। कहीं दूर भेड़िए की गुर्राने की आवाज तो कहीं किसी जानवर की। तभी वह पहला आदमी कहता है, किशन, तुम इतना चुप चुप काहे चल रहे हो? कुछ बोलो, बताओ। तब वह दूसरा आदमी कहता है, साहब, अभी कुछ ना बोलब, बस एक बार ये जंगल पार हो जाए, उसके बाद बात ही करना है। तब वह पहला आदमी कहता है, अरे तो इतना काहे डर रहे हो? ऐसा भी कौन सा यहाँ पर कोई तुम्हें आकर खा जाएगा? रास्ते में ऐसे चुपचाप चलना अच्छा तो नहीं लगता। तब दूसरा आदमी कहता है, बाबू, ये कोई आम जंगल नहीं है, शशिबन है। शशिबन, यहाँ मौत कब किस रास्ते से आ जाए कोई नहीं जानता। तब वह पहला आदमी कहता है, क्या किशन, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? यह भी बोल, कोई छिपाने वाली बात है क्या? और वैसे भी मैं एक लेखक हूं, तो मेरा काम ही है छुपे हुए राज को बाहर लाना। अच्छा, तुम ये बताओ, क्या इस शशिबन में सच में कोई वह मोहिनी हुआ करती थी जो मर्दों का शिकार करती थी? इतना सुनते ही कृष्ण के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं और वह उसे शहरी बाबू से कहता है, आप कृपया करके चुप रहिए शहरी बाबू, और इस जंगल में उसकी बात मत कीजिए। तब वह शहरी बाबू हंसते हुए कहता है, क्यों, ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? आखिर अब तो वह नहीं है और 3 महीने बीत चुके हैं। तुमने ही कहा था कि वह नहीं आती, उसका खत्म हो चुका है। तो फिर इसमें छुपाने जैसा क्या है? अब तो हम खुलकर बात कर सकते हैं ना उसके बारे में। तब किशन कहता है, साहब, जंगल में कौन सी नई बला आ जाए यह भी तो नहीं कह सकते हैं ना। और भूत प्रेत, इन सब का तो वास होता है रात में, और यह जंगल तो पहले कभी उनका डेरा हुआ करता था। इसलिए बस अब चुप करके चलिए और मुझे कोई भी सवाल मत पूछिए। तब वह शहरी बाबू कहता है, अरे तो क्या हो गया? अच्छा चलो ये बताओ, 3 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था? मतलब कैसे उससे छुटकारा पाया गया? वह तो एक डायन थी। तो फिर और क्या, वह इतनी सुंदर थी सच में। उसे शहरी बाबू के मुंह से निकलती हुई यह बातें कृष्ण के लिए और भी डर को बढ़ा रही थी, क्योंकि उसने इस गांव में काफिला सा देखा था जो उसके डर को बढ़ाने के लिए काफी था। ऊपर से मोहिनी का नाम ही काफी था लोगों के मन में डर को बढ़ाने के लिए। और यह तो इस वक्त उसी जंगल से गुजर रहे थे जो कभी मोहिनी का हुआ करता था, यानी कि मोहिनी के घर से गुजर रहे थे। और वहां मोहिनी की बात हो और डर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किशन अब काफी ज्यादा डर चुका था और वह बार बार शहरी बाबू से चुप रहने के लिए ही कह रहा था कि बस वह चुप करके यहां से चलें। और वह शहरी बाबू था कि बस उसकी बातों को मजाक बनाया जा रहा था। तब वह शहरी बाबू आगे कहता है, तुम भी कितना डरते हो किशन। अब मैं तो भाई लेखक हूं, अगर मुझे किसी कहानी के बारे में अच्छे से लिखना है तो मुझे तो उसके बारे में पूरा तहकीकात करना ही पड़ेगा ना। अब जैसे कि यह जंगल इसलिए कि यह कभी मोहिनी का घर हुआ करता था, तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा ना कि आखिर यह घर कैसा है, कैसा दिखता है, यहाँ क्यों वातावरण, रात में इसका माहौल कैसा होता है, सब कुछ। तभी तो मैं एक अच्छे से रियलिटी लिख पाऊंगा जो कि पाठकों को और भी अच्छा लगे। और तुम हो कि इस वक्त मुझे कुछ भी बताने के बजाय और डराए जा रहे हो। और कई कोर्ट के बारे में क्या है? क्या वहां पर से खजाना निकला था और वह खजाना सरकार ने ले लिया था क्या? उसे शहरी बाबू की बात पर किशन कहता है, साहब, आपको जो भी पूछना है आप गांव में जाकर पूछ लेना। फिलहाल आप चलिए यहां से, मुझे यहां इस वक्त उसकी बात करना ठीक नहीं लग रहा है। तब वह शहरी बाबू फिर से कहते हैं, तुम तो यार किशन कैसे ही बातें कर रहे हो? भला अब उसके बारे में बात करने से क्या ही हो जाएगा? वह कौन सा अब सच में आने वाली है? उसका तो खत्म हो चुका है ना, खत्म। अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अब हो जाएगा। बहुत ज्यादा डरते हो किशन तुम। उसे शहरी बाबू ने इतना कहा ही था कि उन्हें अचानक से किसी औरत के पायलों की झंकार सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर वह शहरी बाबू कहता है, किशन, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? उसे शहरी बाबू की बात को ना करते हुए किशन कहता है,
नहीं, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आपको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? तब वह शहरी बाबू दोबारा से अपने कान लगाकर सुनते हुए कहता है, हाँ, मुझे तो अभी भी सुनाई दे रहा है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? किसी के पायलों की झंकार? उनके मुंह से यह बात सुनते ही किशन तो जैसे हक्का बक्का ही रह गया। ऐसे कैसे हो सकता है पायलों की आवाज? कुछ देर में उन पायलों की आवाज किशन के भी कान में पड़ने लगी और इस वक्त वह काफी ज्यादा भयभीत हो चुका था और खुद से कहता है, ना जाने क्या ही होने को है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, भूत वाली, दिया, कुछ भी। और वह शहरी बाबू से कहता है, शहरी बाबू, आप उस पर ध्यान मत दीजिए और बस जल्दी जल्दी यहां से चलिए। ये कहते हुए किशन अपने कदम तेज कर लेता है और शहरी बाबू से भी कहता है कि आप भी अपने कदम और तेज बढ़ाइए। तब वह शहरी बाबू कहता है, अरे किशन, बिना कितना डरता है? भला इस वक्त यहां कौन होगा? अगर पायल की आवाज आ रही है तो कहीं कोई औरत तो नहीं है? अगर हुई तो? वह इतना सोचकर मन में ही मुस्कुरा रहा था। अगर वही तो क्यों ना आज की रात उसके साथ बिताए जाए और मजे लिए जाए। ये सोचकर शहरी बाबू बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था, यह किशन तो ना सच में डरपोक है। भला इस रात को कोई औरत हो सकती है जो किसी से मिलने के बहाने आई होगी। चलो चलकर देखा जाए। और किशन अपने कदमों से तेज आगे बढ़े जा रहा था, यहां तक कि दौड़ते हुए। और उसे शहरी बाबू ने अपने कदम धीमे कर लिए, जैसे वह जानबूझकर उस औरत का पीछा करना चाह रहा था और खुद से कह रहा था, हमें भी तो पता चले, इतनी रात को कौन अपने हुस्न की बारिश की रानी लेकर आया है। किशन ने एक बार भी पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा और वहीं दूसरी तरफ वह शहरी बाबू उन पायलों की झंकार का पीछा करने लगा और गुस्से में कहता है, इसी तरफ से आवाज आ रही है। कुछ ही दूर चलने पर उसे एहसास हुआ जैसे चूड़ियों की खनखन की आवाज भी आने लगी है और जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। चांदनी रात किसी जादू की तरह फैली हुई थी। ऊपर आसमान पर पूरा चांद एक चांदी की थाली की तरह चमक रहा था और नीचे जंगल में हर पत्ता उसके नूर से भीगा हुआ था। हवा में एक ठंडा झोंका था, ऐसा झोंका जो हड्डियों तक दस्तक दे दे। और उसी हवा में कहीं एक अनजाना इत्र तैर रहा था, कोमल, मीठा और अजीब तरह से नशा भर देने वाला। शहरी बाबू जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके कदमों के नीचे सूखे पत्ते टूटकर हल्की सी चरमराहट करते और फिर तेजी से सन्नाटा वापस लौट आता, जैसे जंगल खुद ही अपनी सांस रोक ले रहा हो। तभी अचानक हवा रुक गई, जंगल थम गया और उनके सामने चांदनी की सफेद पट्टी के बीच वह खड़ी थी। एक औरत, इतनी खूबसूरत कि मानो किसी यज्ञ से उत्पन्न हुई हो या किसी श्राप से। उसकी पीठ शहरी बाबू की तरफ थी, लेकिन चांदनी उसके जिस्म की रेखाओं को चुपचाप तराश रही थी। काले बेहद लंबे बाल हवा में तकिए के धुएं की तरह लहरा रहे थे, इतने लंबे कि जैसे जंगल की रात खुद उसकी छोटी में बंधी हो। उसकी त्वचा चांदनी से भी ज्यादा उजली लग रही थी, नरम, पारदर्शी, जैसे कांच के भीतर से रोशनी बह रही हो। शहरी बाबू ठिठक गए। दिल की धड़कन पहले एक लम्हे को रुक गई और अगले ही पल तेजी से भागने लगी, जैसे सीने के अंदर कोई ढोल बजा रहा हो। उन्होंने कभी किसी को इतना खूबसूरत, इतना मोहक, इतना बेसुरा सन्नाटा पैदा करने वाला नहीं देखा था। वह औरत धीरे से मुड़ी। उसकी गर्दन का घूमना धीमा, नाजुक और इतना प्यारा था कि जैसे कोई मोर धीरे से पंख मोड़ रहा हो। उसकी गर्दन पतली थी, इतनी नर्म कि लगता था चांदनी की सिलाई से बनी हो। गर्दन के नीचे उसका कंधा हल्की चांदी की चमक लिए हुए, थका नहीं, टूटा नहीं, बल्कि ऐसा मानो किसी अदृश्य रहस्य का भार उठाए हुए हों। उसकी आंखें, बस वही एक पल था जब डर और खूबसूरती ने एक दूसरे को छुआ। काली, गहरी, एकदम शांत, लेकिन उन आंखों में एक अजब सा खिंचाव था, ऐसा खिंचाव जिसे देखकर इंसान चाहे तो भी नजरें हटा नहीं सकता। शहरी बाबू की सांसें हल्की हो गईं। वह औरत एक कदम आगे बढ़ी और उसके पांव जमीन को छूते ही पत्तों ने कोई आवाज नहीं की, जैसे जंगल भी डर से चुप हो। उसकी चाल मोहिनी जैसी थी, धीमी, लहराती, इतना सुकून दे देने वाली कि दिल अजीब सा खाली सा होने लग जाए। उसकी कमर चांदनी में धीमे धीमे हिलती, एक लय में, जैसे हवा ने कोई अनदेखा संगीत बजाया हो और उसका शरीर उस पर नाचने लगा हो। जंगल की धुंध अचानक बढ़ने लगी, पेड़ों की छाया लंबी होती चली गई और रात का सन्नाटा भारी। कहीं दूर उल्लू की एक आवाज आई, लेकिन वह भी उस औरत की मौजूदगी में डर कर धीमी पड़ गई।
शहरी बाबू अब समझ ही नहीं पा रहे थे कि वह औरत हकीकत है या किसी रात की कल्पना। उनकी नजर उसकी आंखों, उसके चेहरे, उसके लंबे बालों और फिर उसकी चाल पर बार बार लौट जाती। हर चीज में एक अजीब सी मोहकता थी जो इंसान को पूरा निगल ले। धीरे धीरे वह औरत उनके बिल्कुल करीब आ गई, इतनी करीब कि उसकी सांसें शहरी बाबू के चेहरे को हल्के से छू रही थीं, सर्द, हल्की और जाने क्यों डरावनी भी। उसकी खुशबू फूल नहीं थी, इत्र नहीं था, बल्कि कोई अनजानी नशीली खुशबू थी जो सीधे नसों पर असर कर रही थी। शहरी बाबू को महसूस हुआ कि उनके हाथ अपने आप ऊपर उठ रहे हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। जैसे वह औरत सिर्फ आंखों से नहीं, अपनी पूरी मौजूदगी से उन्हें खींच रही हो। उनकी उंगलियों और उसके शरीर के बीच बस कुछ इंच का फासला रह गया था। उन्हें लगा कि अगर उंगलियां उसे छू लें तो शायद उनकी सांसें थम जाएंगी या शायद वह खुद थम जाए। वह औरत जरा भी पीछे नहीं हटी, बल्कि हल्का सा आगे झुकी। उसके लंबे बाल हवा में तैरते हुए शहरी बाबू के कंधे से छूकर निकल गए। बस एक वही स्पर्श, इतना ठंडा, इतना महीन कि शहरी बाबू की रीढ़ की हड्डी में बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने कांपते हुए हाथ बढ़ाया। औरत ने धीरे, बहुत धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में अब चांदनी नहीं थी, बल्कि एक अंधेरा था, एक गहरा काला धुंध, और उसमें से जैसे किसी और दुनिया की ठंडी हवा निकल रही थी। वह कुछ बोलने लगी, पर आवाज नहीं थी, और उसने कहा, बस देखते ही रहोगे या संभोग भी करोगे? उसके मुंह से यह बात सुनकर उस शहरी बाबू के चेहरे पर जैसे मुस्कान सी तैर गई, जैसे उस औरत ने उसके मन की बात कह दी हो। शहरी बाबू ने आखिरी कदम आगे बढ़ाया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया, और वो धीरे धीरे उस औरत के हर अंग को छूने लगे और महसूस करने लगे। कभी उसके गले, कभी सीने, तो कभी कमर पर। उनकी छुअन जैसे उस ठंड में आग लगा रही हो, पर यह इतनी गहरी थी कि शहरी बाबू का पूरा जिस्म जवाब देता हुआ पास खिंचाया। उसने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर अब उसके आलिंगन में पूरी तरह पिघल रहा था। उनकी सांसें एक दूसरे में घुलकर गर्म होती जा रही थीं। उनकी नब्जें एक दूसरे से टकराने लगीं। उनकी नजदीकियां अब सीमाओं से बाहर थीं। यह रात, यह जंगल, यह स्पर्श, सब मिलकर उनकी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहे थे जहां सिर्फ एहसास था, बोल्ड, गर्म, डूबता हुआ एहसास, बिना किसी नाम के, बिना किसी शब्द के। बस वो औरत और वो शहरी बाबू, जंगल की सबसे गहरी रात में एक दूसरे में खोते हुए। दोनों संभोग में डूबकर अपने अपने चरम सुख की प्राप्ति कर रहे थे। और कुछ देर बाद जब वह शहरी बाबू थक कर खुश हो चुका था, तब वह उस औरत से कहता है, वाह, दिल खुश कर दिया, तुम्हें तो सच में बहुत मजा आया। तब वह औरत अपने चेहरे पर गहरी मुस्कान लाकर कहती है, मेरा तो काम ही यही है, लोगों के दिल को खुश करना। बस अब तुम भी मेरा थोड़ा सा दिल खुश कर दो। तब वह शहरी बाबू हंसते हुए कहता है, बस थोड़ा सा, तुम कहो तो जान भी हाजिर है। तब वह औरत कहती है, सोच समझकर बोलिए बाबू, कहीं ऐसा न हो कि सच में देनी पड़ जाए। तब वह शहरी बाबू थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? तब वह औरत कहती है, तुम्हारा खून। इतना सुनते ही उस शहरी बाबू के शरीर पर पसीने की बूंदें तैर गईं, और वो औरत एक झटके से शहरी बाबू के सीने पर बैठ गई, और उसके दांत और नाखून बड़े होकर बाहर निकल चुके थे, और एक झटके से वो अपने दांत उस आदमी के गले पर फंसा देती है और उसका पूरा खून पीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ किशन अब तक दुर्गमपुरा गांव के अंदर आ चुका था। जब वह पीछे मुड़कर देखता है कि उसके साथ वह शहरी बाबू नहीं है, तब वह काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर खुद से कहता है, ये क्या हुआ, ये शहरी बाबू कहाँ रह गए? और फिर इधर उधर देखने लगता है और सोचता है, कहीं वह जंगल में तो नहीं? लेकिन जंगल में तब ऐसा कुछ नहीं है, फिर अब मैं क्या करूं? इतना सोचते हुए वह घबराने लग जाता है और फिर खुद से कहता है, जंगल में है तो कुछ नहीं, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाया जाएगा। शहरी बाबू जहां कहीं भी होंगे, सुबह तक खुद ही लौट आएंगे। एक काम करता हूं, अपने ही घर चला जाता हूं। और यह कहकर वह अपने घर चला गया। सुबह का वक्त, दुर्गमपुरा। एक आदमी अपनी बस की लाठी, जिसे कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों से चारा काटा जाता है, उसे कंधे पर रखकर शशि बन जंगल के अंदर चला हुआ जा रहा था। उसने उस लाठी को कंधे पर रखा हुआ था और यह गाना गुनगुना रहा था। वह ऐसे ही गुनगुनाते हुए जा रहा था
और तभी देखता है कि जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ नजर आते हैं और उन्हें देखकर वह खुद से कहता है, हाँ, ये पेड़ काफी घना लग रहा है, यहां से चारा लेता हूं अपनी बकरी के लिए। और यह कहकर वह अपनी लाठी को कंधे से उतार ऊपर पेड़ की तरफ कर चारा काटने लगता है। उसने जैसे ही एक टहनी काट कर नीचे गिराई, उसके चेहरे पर जैसे कुछ पानी सा लगा और वो अपने चेहरे को छूकर देखता है, जहां उसके हाथ पर कुछ गीला गीला सा महसूस हो रहा था। और वह उसे अपनी आंखों के सामने लाकर देखता है तो पता ही कि ये तो खून है। और फिर वापस से वह अपनी नजरें उठाकर उसी जगह देखने लगता है जहां से वह टहनी नीचे गिरी थी। ऊपर ऊंचे पेड़ों के पास उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो वह अपनी लाठी से पेड़ की टहनी को हिलाकर देखता है तो अचानक से कुछ वहां से नीचे गिरा, धड़ाम से। उसे देखकर वह हक्का बक्का हो गया और बहुत ही ज्यादा घबरा गया, इतना कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। और ऐसे ही वह अपनी लाठी को वहीं छोड़ वहां से दुर्गमपुरा गांव की तरफ भागते हुए तेज कदमों के साथ भागने लग जाता है, जहां इस वक्त तो उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा था। और ऐसे ही भागते भागते हुए वह बिना पीछे मुड़े दुर्गमपुरा गांव में पहुंच चुका था और सीधा विनोद राय की हवेली की तरफ पहुंच जाता है और कहता है, मालिक, मालिक, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, कुछ तो अजीब है शशि वन में, वहां पर एक लाश है, जल्दी बाहर आइए। इतना सुनकर तो जैसे वहां के आसपास के नौकर भी अपने अपने काम में लग गए और तभी वहां पर विनोद राय बाहर निकलते हुए आते हैं, जिन्होंने वही पहले की तरह सफेद धोती कुर्ता पहना हुआ था और आंखों पर चश्मा चढ़ाए हुए थे जो कि सोने की तार से लगा हुआ था। वह वापस अपने उसी रूप के साथ बाहर आते हुए कहते हैं, केशव, क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? भला जंगल में अब लाश कैसे मिल सकती है? वहां तो अब ऐसा कुछ नहीं है, मोहिनी तो कब की जा चुकी है, 3 महीने बीत चुके हैं इस बात को। तब वह आदमी कहता है, नहीं मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं सुबह ही बकरी के लिए चारा लेने के लिए गया था और जैसे ही मैंने पेड़ से चारा काटने की कोशिश की, वहां से कुछ खून जैसा गिरा और कुछ ही देर में वहां से नीचे एक लाश गिरी। आप चलिए, एक बार चलकर जरूर देखिए वहां पर। तभी विनोद राय कहते हैं, किशन कहाँ रहेगा आज? किशन नहीं आया। तभी वहां पर कुछ देर में किशन भी आ जाता है और कहता है, जी मालिक, हम आ चुके हैं। तब विनोद राय कहते हैं, यह मैं क्या सुन रहा हूं कि जंगल में लाश मिली है? क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर है? क्या ऐसा सच में कुछ हो सकता है? तब किशन अपनी पिछली रात हुए घटनाक्रम को याद करते हुए कहता है, कल शहरी बाबू तो आ रहे थे, लेकिन वह पीछे छूट गए और कल तो पूर्णिमा भी नहीं थी और मालिक को कैसे बताऊं कि मैं अपने डर की वजह से वापस दोबारा जंगल में नहीं गया? कहीं शहरी बाबू की लाश तो नहीं? इतना सोचकर वह काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर खुद से मन में कहता है, मालिक को क्या पता होगा कल रात क्या हुआ? मैं उनसे झूठ ही कह देता हूं कि शहरी बाबू खुद नहीं आए। किशन कहता है, मालिक, लेकिन कल रात तो पूर्णिमा भी नहीं थी, तो मोहिनी कैसे हो सकती है? क्योंकि वह तो अपना शिकार सिर्फ पूर्णिमा को ही करती थी और कल रात वह शहरी बाबू जो थे वह आ रहे थे मेरे साथ, जो मोहिनी के ऊपर कोई किताब लिखना चाह रहे थे। रात को उन्होंने कहा कि मैं जंगल में ही रुकना चाहता हूं, लेकिन मैंने उन्हें काफी समझाया और मना भी किया, तो वह मुझसे बोले कि हम लेखक का काम ही ऐसा होता है, हमें रात दिन किले, खंडहर, जंगल सभी जगह रहकर उस जगह को महसूस करना होता है और फिर हम कुछ अच्छा सा लिख सकते हैं। इसलिए वह मेरे साथ नहीं आए और उन्होंने मुझे वहां से बाहर भेज दिया। और मालिक, थोड़ी सी गलती हमारी भी है। मैंने सोचा कि मोहिनी तो अब नहीं है, इन 3 महीनों में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है अब तक, तो इसलिए मैं भी फिर घर आ गया। तब विनय रॉय गुस्सा करते हुए कहते हैं, अगर 3 महीनों में नहीं हुआ कुछ ऐसा तो भी क्या हुआ? क्या तुम नहीं जानते कि ऐसी रात में जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं है? तुमने उन्हें वहां छोड़ना ही नहीं चाहिए था। न जाने क्या हुआ होगा उनके साथ। इतना कहकर वह मुखिया जी, किशन और केशव सभी जंगल की तरफ चल दिए। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर के ऊपर था, लेकिन दुर्गमपुरा के घने जंगल में रोशनी पेड़ों की मोटी शाखाओं और फैली हुई पत्तियों से छनकर धुंधली पड़ जाती थी। हवा में हल्की गर्मी थी, लेकिन जंगल की मिट्टी और काई की ठंडी महक माहौल को रहस्यमय बनाए हुए थी। मुखिया विनय रॉय तेज कदमों से जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथ में एक मोटी बांस की लाठी थी, जिसे हर कदम पर जमीन पर टिकाकर वह चलते जा रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, ऐसी गंभीरता जो बता रही थी कि आज की बात हल्की नहीं है।
पीछे केशव, किशन और गांव के 4-5 आदमी भी सावधानी से चल रहे थे। सबके हाथों में लकड़ी की लाठियां या टॉर्च थीं। चाहे दिन का समय हो, लेकिन इस जंगल के कई हिस्सों में रोशनी वैसे भी पूरी नहीं पहुंचती थी। मुखिया जी, वही जगह है ना जहां धुआं उठता हुआ किसी ने सुबह देखा था? केशव ने धीमे स्वर में पूछा। विनय रॉय बिना पीछे देखे बोले, हाँ वही, और जो खबर आई है वो और गंभीर है, इसलिए हमें खुद जाकर देखना होगा। किशन ने हल्की घबराहट से चारों ओर निगाहें दौड़ाईं। जंगल इतना शांत क्यों है आज? पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रही। सच में हवा चल रही थी, लेकिन पत्तों के हिलने की आवाज के अलावा कोई ध्वनि नहीं। न आसपास बंदरों की चीखें, न दूर से आती कोयल या मोर की आवाज। जैसे पूरा जंगल किसी अनदेखे डर के कारण थम गया हो। आगे रास्ता और तंग होता गया। झाड़ियां घनी थीं, जिनसे गुजरते समय कपड़ों में कांटे अटक जाते और सूखी टहनियां टक टक टूटती। कई जगह पेड़ों की जड़ें जमीन से ऊपर उभरी थीं, जिनके ऊपर पैर रखते ही संतुलन बिगड़ने लगता। केशव ने एक जगह रुककर कहा, मुखिया जी, सुबह वाले चरवाहे ने बताया था कि उसने किसी काले कपड़े जैसी चीज देखी थी। हो सकता है जानवर का झुंड आया हो। विनय रॉय ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जानवर लाश को ऐसे नहीं छोड़ते, और अगर ये वही है जिसका अंदेशा है तो बात और बड़ी है। गांव के लोग एक दूसरे को देखते हुए चुपचाप आगे बढ़ गए। जंगल के अंदर थोड़ी दूरी पर अचानक रोशनी और धुंधली होने लगी। पेड़ों की शाखाएं इतनी जुड़ी हुई थीं कि ऊपर से सूरज की किरणें भी मुश्किल से नीचे आती थीं। नीचे जमीन पर सूखी पत्तियों की मोटी परत थी, जिस पर चलते ही पैरों की आवाज गूंज जाती थी। यह रास्ता सही है ना? किशन ने पूछा। हाँ, मुखिया ने कहा, मैंने वही दिशा बताई है जहां चरवाहे ने देखा था। थोड़ी ही दूर और। मिट्टी की खुशबू में अचानक कुछ अलग सी गंध मिली, कुछ जली सी, कुछ अजीब। केशव ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह कैसी गंध है? आग तो नहीं लगी यहां? विनय रॉय तुरंत रुक गए, हवा को सूंघा और धीमे स्वर में बोले, कोई साधारण बात नहीं है, बहुत संभल कर आगे बढ़ो। गांव वालों के कदम धीमे हो गए। जंगल के भीतर का सन्नाटा अब और भारी लगने लगा था। पत्तों के बीच कहीं से हल्की सरसराहट हुई, जैसे कोई झाड़ी से हटकर अब दूसरी तरफ चला हो। किशन ने फुसफुसाते हुए कहा, किसी को लगता है कोई हमें देख रहा है। मुखिया ने पलटकर कड़क आवाज में कहा, डर को अपने कदमों पर मत चढ़ने दो, हम बस देखने जा रहे हैं। जो भी है सच सामने आएगा। जंगल और गहरा होता गया, और बस कुछ ही कदम दूर था वो स्थान जहां कुछ पड़ा हुआ था, पर अभी कोई उसे छूता या देखता नहीं था। सब अपनी सांस रोके उसके करीब पहुंच रहे थे। अब तक वो उस लाश के करीब पहुंच चुके थे। उसे देखकर तो जैसे किशन काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो चुका था, क्योंकि उसके सामने पड़ी हुई लाश और किसी की नहीं, बल्कि उसी शहरी बाबू की थी जिसको कल रात वह अपने साथ ला रहा था। उस लाश को देखकर वह दंग रह जाता है, और सिर्फ वही नहीं, बाकी पूरे गांव वाले और मुखिया जी भी लाश को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि लाश तो उन्हें फिर से एक बार वैसे ही अवस्था में मिली थी जो कभी मोहिनी का शिकार हुए इंसानों की मिलती थी। तो रहस्य यह बन चुका था उन सबके लिए कि क्या मोहिनी दोबारा से लौट कर आ चुकी है? क्या मोहिनी ने ही इसका शिकार किया है? और सिर्फ यही नहीं, उस लाश के गले पर काटने के निशान थे, जहां से थोड़ा बहुत खून अभी भी रिस रहा था। पर ताज्जुब की बात यह थी कि इस बार न कोई गिद्ध वहां नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि कौवे वहां उड़ रहे थे। एक बार फिर मुखिया की आंखों पर डर का साया छाने लगा कि इस बार अगर मोहिनी आ गई तो क्या होगा, कैसे उससे बचा जाएगा। तभी मुखिया अपने डर को छिपाते हुए कहते हैं, एक बार इसके आसपास देखो, कोई कांड है क्या? क्या लाल धागा है या कोई लाल रक्त कण, जिससे पता किया जा सके कि ये मोहिनी ने ही किया है। तब किशन आगे जाकर उस लाश के आसपास देखता है तो वहां उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, बल्कि उसके कानों के पास नीले और काले रंग के कुछ कण दिखाई दे रहे थे। तब किशन कहता है, मालिक, यहां काले और नीले रंग के कण दिखाई दे रहे हैं और कुछ अलग सी खुशबू आ रही है। तभी उसे पास में पड़ा हुआ एक सफेद रंग का फूल और उसकी केसरिया रंग की डंडी दिखाई देती है, और वो मुखिया के पास आकर कहता है, मालिक, ये मिला है उस लाश के पास से। और आकर वो फूल और उसके कान के पास पड़े काले और नीले रंग के कण दिखाता है। उसे देखकर मुखिया किसी सोच में डूब जाते हैं, और गांव के लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। यह तो मोहिनी के निशान नहीं है, वो अपना शिकार ऐसे नहीं करती थी, लेकिन क्या उसने अब बदलकर अपना शिकार करना शुरू कर दिया है?
तभी वहां पर इंस्पेक्टर राजवीर आ जाता है और कहता है, 3 महीने से ये काफिला बंद हो चुका था लगता है, फिर से कोई भूत उतर आया है। और वो जाकर लाश को देखने लग जाते हैं और कांस्टेबल से कहकर उस लाश को फॉरेंसिक के लिए भेज देते हैं और मुखिया जी और गांव वालों से पूछताछ करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली। अनिरुद्ध अनिरुद्ध कहाँ सोच में डूबा हुआ है। जब से दुर्गमपुरा से आए हैं ऐसे ही सोच में डूबा रहता है, जयेश ने कहा। तब अनिरुद्ध अपने होश में आते हुए कहता है, हाँ कुछ नहीं, बस पुरानी यादों में चला जाता हूं। तब जयेश कहता है, बात तो तू सच कह रहा है यार, वाकई कुछ तो था वहां दुर्गमपुरा में। सब कुछ कितना अलग सा था। वाकई वह दिन तो ऐसा लगता है जैसे मन करता है कि एक बार फिर से वहां जाया जाए, पता तो किया जाए आखिर इन 3 महीनों में क्या बदला है वहां। कहीं फिर से मोहिनी तो। जयेश ने इतना कहकर अपने शब्द अपने मुंह में ही रोक लिए। तभी जयेश का फोन बजने लगा। फोन की दूसरी तरफ से आवाज सुनकर वह काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे हैरान सा होता हुआ देख अनिरुद्ध से रहा नहीं गया और वह उससे प्रश्नात्मक भाव के साथ कहता है, क्या हुआ? मुझे तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? कौन था फोन पर? तब जयेश उसे समझाते हुए कहता है, दुर्गमपुरा से फोन था, मुखिया जी का। कह रहे थे आज फिर से शशिबन में किसी की लाश मिली है। यह बात सुनकर अनिरुद्ध भी काफी ज्यादा हैरान होकर चौंकते हुए कहता है, क्या? शशिबन में लाश? पर ऐसे कैसे? मोहिनी तो पहले ही जा चुकी है। तब जयेश कहता है, यह तो अब वहां जाकर ही पता चलेगा। क्या करना है? 3 महीने बाद फिर से चले क्या वहां पर? तब अनिरुद्ध उसकी बात पर शांत सा खड़ा हो जाता है और जयेश की बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। वहीं दूसरी तरफ दुर्गमपुरा गांव। दुर्गमपुरा गांव में एक बार फिर से पहले की तरह मातम छा चुका था, जो न जाने इस बार कितनी जिंदगियां अपने में लपेट कर ले जाने वाला था। इसके साथ ही सभी गांव वालों में एक बार फिर से डर का माहौल बन चुका था। न जाने अब इस नई बला से वह लोग कैसे छुटकारा पाएंगे। यही सब सोचते हुए मुखिया काफी ज्यादा परेशान थे। मुखिया जी की हवेली में मुखिया बिनोय राय काफी ज्यादा परेशान से नजर आ रहे थे और वह अपनी पत्नी सरोजिनी से कहते हैं, सरोजिनी, लगता है मुझे एक बार फिर तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। अब वही हमें बता सकते हैं कि आखिर यह सब गांव में क्या हो रहा है। तुम अपना और देवांश का ख्याल रखना और हाँ, वह मेहमान कोठी को भी साफ करवा देना। शायद शाम तक अनिरुद्ध बाबू और जयेश बाबू दोबारा से गांव में आ जाएं। उनकी इस बात पर सरोजिनी कहती है, लेकिन वे दोनों क्यों आ रहे हैं? उन दोनों का इससे क्या लेना देना? आपने उन्हें क्यों बुलाया है? तब मुखिया जी थोड़े विस्मयकारी भाव के साथ कहते हैं, पिछली बार जो मोहिनी थी उसका रिश्ता अनिरुद्ध बाबू के साथ था और अनिरुद्ध बाबू के यहां आने से ही उसका अंत हुआ था। हो सकता है कि हम लोग शायद कोई भूल कर रहे हों या कुछ ऐसा हो जो हमसे छूट रहा हो सकता है कि अनिरुद्ध बाबू के वापस आने से इसका भी अंत हो जाए या हमें कुछ पता चल सके इस बारे में या कोई रिश्ता हो उनका इससे। इसीलिए हमने सोचा कि उन्हें बुलाना सही है और वह जो किताब मिली थी कालीकोट किले के अंदर से, वह भी अनिरुद्ध बाबू के पास ही है। वही उसमें देखकर बता सकते हैं कि मोहिनी दोबारा आ चुकी है या फिर क्या है जो भी है। सरोजिनी उनकी इस बात पर खुद से कहती है, पता नहीं कौन सी नजर लग गई है इस गांव को। न जाने कौन कौन सी विपदाएं निकल कर आ जाती हैं। लगा था 3 महीने पहले कि सब कुछ ठीक हो चुका है और एक बार फिर से न जाने कौन सी आपदा आ गई है। भगवान ही बचाएं अब हमें। हे दुर्गा मैया, रक्षा करो। महारानी, बचा लो इस गांव को। तो विनय राय सरोजिनी को समझाते हुए कहते हैं, धैर्य रखो सरोजिनी, सब ठीक होगा। जैसे पिछली बार सब लोग बचे थे वैसे ही इस बार भी कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। उनकी बात में अपनी सहमति जताते हुए सरोजिनी कहती है, हाँ ठीक है, दुर्गा मैया करें और ऐसा ही हो। कोई ना कोई रास्ता निकल आए और बच जाए यह गांव फिर से एक बार। और उसके बाद मुखिया वहां से फिर से एक बार तांत्रिक बाबा की तरफ चल देते हैं। शाम का वक्त था, ठीक वही 6:15 का समय, जब सूरज ढलने की हिचकिचाहट में आसमान को सुर्ख और हल्का सुनहरा रंग दे देता है। हवा में ठंडक उतनी ही थी जितनी किसी पुराने भूले हुए किस्से के दरवाजे खोलने से आती है। अनिरुद्ध ने अपने कंधे से झूलता बैग ठीक किया और शशिबन जंगल की ओर एक आखिरी नजर डाली। जंगल वैसे तो हमेशा से ही खामोश लगता था, मगर आज उसकी खामोशी में कुछ बोझ था, जैसे पेड़ों की सूखी शाखें भी कोई अनसुनी बात कहना चाह रही हों।
चलो, वक्त कम है। 7 बजे तक गांव के बाहर वाली चौपाल पहुंच जाना चाहिए, जयेश ने धीमी आवाज में कहा। अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कदम आगे बढ़ा दिए। दोनों की चाल तेज थी, पर सांसें उतनी ही सतर्क, जैसे जंगल उनके हर कदम की आवाज सुन रहा हो। उसे देखकर अनिरुद्ध कहता है, कुछ नहीं बदला है इन 3 महीनों में, सब तो वैसा ही नजर आ रहा है। बहुत कुछ खामोश लग रहा है इस बार। जंगल का रास्ता एक अनदेखा पीछा, शशिबन जंगल में रोशनी का खेल बड़ा डरावना था। कहीं पेड़ों के बीच से सूरज की आखिरी किरणें टूट कर गिरती, तो कहीं घनघोर अंधेरा छोटे छोटे कुओं जैसा गहराता जाता। पत्तों के बीच से उड़ती धूल, हवा में हल्की सी नमी, और दूर कहीं बैठा कोई अज्ञात पक्षी अपनी तेज चीख से उस सन्नाटे को चीर रहा था। अनिरुद्ध की नजर अचानक पीछे लौटी। किसे ढूंढ रहे हो? जयेश ने पूछा। कुछ नहीं, अनिरुद्ध ने कहा, पर उसकी आंखें झूठ बोलने में कमजोर थीं। उसे सच में लगा था कि कोई परछाई किसी पेड़ की ओट में शुरू से ही उनका पीछा कर रही है। ना पैरों की आहट सुनाई देती थी, ना सांस, बस एहसास, बहुत तेज, बहुत साफ। एक अजीब महक। 6:30 का समय हो चुका था। रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। अचानक हवा में एक मीठी, बहुत ही अजीब खुशबू फैली। ना वो किसी फूल की थी, ना किसी धूप की, पर उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसे पहचानना मुश्किल था और भूलना असंभव। ये महक, जयेश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यही तो उस रात भी आई थी जब। चुप! अनिरुद्ध की आवाज अचानक भारी पड़ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। न किसी ने आगे कहा, न पीछे कुछ बोला, बस कदम थोड़ा और तेज हो गए, क्योंकि ये वही महक थी, कर्मनाशा नदी के पास हुई उस रहस्यमयी मौत की महक, जिसे सिर्फ वही महसूस कर पाता था जिसे मौत छू कर जाती है। जयेश ने चलते चलते अचानक हाथ रोककर कहा, रुको! अनिरुद्ध की बांह पकड़ ली। पेड़ों की काली परतों के बीच 2 चमकती बिंदु दिख रही थी। करीब नहीं, पर बहुत दूर भी नहीं। रंग ऐसा जैसे अंधेरे ने 2 लाल जुगनुओं को निगल लिया हो। अनिरुद्ध ने जेब से अपना छोटा एलईडी टॉर्च निकाला और रोशनी उस दिशा में फेंकी। कुछ नहीं, एकदम खाली, जैसे आंखें अचानक घुलकर अंधेरे में समा गई हों। ये जंगल पहले से ज्यादा बेचैन लग रहा है, जयेश बुदबुदाया, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। अनिरुद्ध के शब्द हवा में तैरते हुए लगे, धीमे पर चुभते हुए। 6:45 हो गए थे। जंगल का वो हिस्सा आ गया था जहां जमीन अचानक थोड़ी धंस जाती थी और चारों ओर उगे नीले काले काई वाले पत्थर रास्ता बदलते रहते थे। इसे गांव वाले शशि तलावर मार्ग कहते थे। यहां हवा हमेशा जरा भारी रहती थी और आवाजें थोड़ी ज्यादा साफ। जयेश ने फुसफुसाकर कहा, सुना तुमने कोई आवाज? अनिरुद्ध ने कान लगाकर सुना। हाँ, मानो किसी ने पेड़ के तने पर उंगलियां रगड़ी हों, धीरे लंबे सरसराते हुए। ये आवाज पीछा कर रही थी। अकस्मात ठंड की लहर बढ़ गई। जंगल अचानक बेहद ठंडा हो गया। सांस से धुआं सा निकलने लगा। ये तापमान ऐसे नहीं गिरता, सूरज डूबा भी नहीं है, जयेश ने कहा। अनिरुद्ध के चेहरे पर तनाव गहरा गया। यही तो बात है, ये सामान्य नहीं है। एक पल को ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो, जंगल सांस लेना भूल गया हो, और अगले ही क्षण एक जबरदस्त झोंका उनकी पीठ से टकराया, जैसे कोई तेजी से दौड़ता हुआ उनके बिल्कुल पास से गुजरा हो। एक आवाज जो इंसानी नहीं थी। जयेश ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन फिर दूर किसी सूखे पेड़ की दिशा से एक अजीब आवाज आई। ना पुरुष, ना स्त्री, ना जानवर, बस कुछ आवाज ऐसी जैसे किसी की सांस टूट रही हो, कोई दर्द में हो, या कोई आपको बुला रहा हो, पर नाम लेकर नहीं। जयेश का गला सूख गया। ये इंसान नहीं था। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं बोला, बस हाथ से इशारा किया, चलते रहो, तेज। जंगल का आखिरी मोड़ और वो परछाई 6:55 का समय था। अंधेरा गहराने से पहले पहले दोनों उस जगह पहुंचे जहां से दुर्गमपुरा गांव के कच्चे मकानों की पहली धुंधली परछाइयां दिखने लगती थीं। बस 5 मिनट और, जयेश ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी पेड़ों की कतार से एक लंबी, पतली, असामान्य रूप से खींची हुई परछाई सड़क पर आकर खड़ी हो गई। उसकी ऊंचाई इंसानी से कहीं ज्यादा थी, उसका आकार धुंधला और उसकी हरकतें बेहद धीमी, जैसे वो ओरिजिनली चलना जानती ही ना हो। अनिरुद्ध ने टॉर्च उठाई, पर रोशनी उस पर पड़ी ही नहीं। ऐसा लगा जैसे वह परछाई रोशनी को निगल रही हो। जयेश की आवाज कांप गई,
अनिरुद्ध, ये वही है ना? वही जिसका जिक्र बिनॉय रॉय की पुरानी डायरी में था, जो हमने आखिरी बार यहां से जाने से पहले देखा था। अनिरुद्ध के होंठ सख्त हो गए। हाँ, वही दुर्गमपुरा का वो छाया रक्षक जो केवल सूरज ढलने से पहले चलता है, और हम उससे ठीक उसी वक्त टकरा गए हैं। परछाई एक कदम आगे बढ़ी। धरती पर कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन हवा गूंज उठी। अनिरुद्ध ने चिल्लाया, भागो! दोनों गांव की तरफ भाग पड़े। जंगल के सूखे पत्ते उड़े, हवा सीटी बजाती हुई उनके कानों से टकराई, और पीछे वह परछाई असंभव गति से खिसकती हुई आ रही थी। पैर नहीं, उसका पूरा शरीर जमीन पर तैर रहा था। जयेश ने हांफते हुए कहा, ये नजदीक आ रही है, मत देख पीछे, अनिरुद्ध ने गरज कर कहा। लेकिन जयेश ने गलती से एक बार पीछे देखा और उसकी सांस रुक गई। परछाई अब और भी स्पष्ट थी, लंबी, मुड़ी तुड़ी, जैसे किसी ने इंसान को सैकड़ों धागों से खींचकर फिर जोड़ दिया हो। आखिरकार दोनों कच्चे रास्ते पर पहुंचे, जहां दुर्गमपुरा की पहली झोपड़ी की टिमटिमाती रोशनी दिखने लगी। परछाई वहीं जंगल के किनारे रुक गई, जैसे किसी अदृश्य रेखा के पार जाने की उसकी कोई शक्ति ना हो। दोनों ने एक साथ देखा। वो परछाई वापस मुड़ी, धीमे धीमे, और फिर उसी अंधेरे में घुल गई जहां से आई थी। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। हम सुरक्षित हैं फिलहाल। जयेश अभी भी कंपा रहा था। ये हमें क्यों देख रही थी? क्या चाहती है? अनिरुद्ध ने आकाश की तरफ देखा। सूरज लगभग ढल चुका था, क्योंकि दुर्गमपुरा में जो होने वाला है वो केवल गांव वालों का मामला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रात के करीब 9:30 बज रहे थे। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश कहीं दूर पहाड़ियों में टक्कर खा रही हो। विनय राय की काले रंग की बोलेरो उफनते अंधेरे को चीरती हुई खड़खड़ाती सड़क पर बढ़ रही थी। कार की हेडलाइट्स सामने के धुंध को चीर तो रही थीं, पर फिर भी सड़क बार बार गायब सी हो जाती थी, मानो अंधेरा उसे निगल रहा हो। पीछे की सीट पर किशन, विनय राय का नौकर, चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह बार बार कांच के बाहर झांकता, जैसे किसी चीज के पीछे उसकी सांस अटक रही हो। ड्राइवर सीट पर खुद मुखिया विनय राय था। हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर उंगलियां बार बार कांप रही थीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, और कार के डैशबोर्ड की हल्की रोशनी में उसका चेहरा और भी खौफनाक लग रहा था। दूर है क्या ये पहाड़ी? किशन ने धीमी आवाज में पूछा, जैसे आवाज का थोड़ा ऊंचा होना भी आसपास छिपी चीजों को जगा देगा। विनय राय ने सिगरेट सुलगाई, सांस अंदर ली और बुदबुदाया, बहुत दूर है और रास्ता आसान नहीं, लेकिन जो मोहल्ले गांव में हो रही हैं उसका एक ही इलाज उस तांत्रिक के पास है। उससे बेहतर किसी को नहीं पता कि छाया मृत्यु किस तरह फैलती है। कार जैसे ही पक्की सड़क छोड़कर कच्चे ट्रैक में मुड़ी, टायरों के नीचे कंकड़ पत्थर चरमराने लगे। दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस घना अंधेरा और पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जो कार की हेडलाइट में डरावने साए बना रही थीं। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। हवा में घुला सन्नाटा किसी मुर्दा घाट जैसा था। कुछ मिनट चुप्पी रही, फिर अचानक किशन ने आगे इशारा करते हुए कहा, साहब, वो देखिए, सामने कुछ हिला है। विनय राय ने ध्यान से देखा। सड़क के किनारे कोई लंबी सी परछाई थी। पहले वह एक पेड़ की टहनी लगी, फिर जैसे जैसे कार पास गई वह टहनी नहीं रही। वह एक आदमी था, बिल्कुल सफेद, आंखें गहरे गड्ढों में धंसी हुई और शरीर मानो पानी में महीनों सड़ा हो। पर उसका चेहरा, किशन ने हड़बड़ी में कहा, गाड़ी रोकिए मत, गाड़ी मत रोकना साहब। विनय राय ने पैर एक्सेलरेटर पर रख दिया और कार उस साए के पास से तेजी से निकल गई। पीछे मुड़कर देखने पर वह आकृति कहीं गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। पहाड़ी वाले इलाके में ऐसे धोखे होते हैं, विनय राय ने खुद को समझाते हुए कहा। रात में बहुत कुछ दिखता है जो होता नहीं। लेकिन उसकी आवाज खुद उसके ही विश्वास को नहीं मान रही थी। कुछ किलोमीटर आगे जाते ही सड़क और तंग हो गई। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ जंगलों की काली दीवार। पेड़ इतने घने थे कि चंद्रमा की रोशनी भी उनमें कैद हो जाती थी। अचानक कार के ऊपर से कोई भारी चीज कूदी। धमाक! कार जोर से हिली। छत पर किसी का बोझ था, या कोई जानवर, या शायद कोई इंसान। किशन चीखा। विनय राय ने अचानक ब्रेक लगा दी। साहब, कुछ है ऊपर। कार चरमराई और एकदम रुक गई। दोनों सांस रोककर बैठे रहे। छत पर से किसी के रेंगने की आवाज आ रही थी, धीमी, खुरची सी।
जैसे नाखून धातु पर घिस रहे हों। ठिक ठिक ठिक। फिर अचानक आवाज बंद। विनय और किशन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। घबराहट के कारण किसी की भी आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ पल बाद विनय ने धीरे धीरे कार आगे बढ़ा दी। टायर फिर कंकड़ों पर घिसने लगे। ये रास्ता सही नहीं लगता साहब, किशन ने कांपती आवाज में कहा। यही रास्ता है, विनय बोला। पहाड़ी का तांत्रिक गांव वालों को अपने पास आने नहीं देता। जो भी उससे मिलना चाहता है उसे यही जंगल पार करके चढ़ाई पर जाना पड़ता है। हवा और ठंडी हो चुकी थी। पत्तों के बीच साएं साएं की आवाज पहाड़ी पर किसी अनजानी शक्ति का संकेत लग रही थी। करीब आधे घंटे बाद रास्ता और ऊपर उठने लगा। अब सड़क पथरीली थी, कार का बैलेंस मुश्किल। चारों ओर धुंध फैल चुकी थी, इतनी घनी कि हेडलाइट भी मुश्किल से 2 मीटर आगे तक दिखा रही थी। अचानक रास्ते के किनारे छोटे छोटे झंडे नजर आने लगे, लाल, काले और गहरे नीले रंग के। उन पर अजीब निशान, कांटे हुए चेहरों जैसे चित्र। किशन ने घबराकर पूछा, यह कैसी जगह है? यह उसके क्षेत्र की सीमा है, विनय राय ने कहा। यहां से उसकी शक्तियां शुरू होती हैं। हवा अचानक तेज हुई, झंडे लहराने लगे और उनमें से किसी से जैसे फुसफुसाहट निकली। वापस जाओ। कार के अंदर दोनों के हाथ पैर सुन्न पड़ गए, सांसें अटक गईं, लेकिन विनय राय उस डर के सामने नहीं रुका। उसने कार आगे बढ़ाई। कुछ दूर आगे चढ़ाई खत्म हुई और पहाड़ी की चोटी पर एक खुला सा समतल हिस्सा आया। वहीं एक पुराना सा लकड़ी का घर था, जिसकी छत पर घुटनों तक ऊंची घास उगाई थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे के पास जलता एक नीली लौ वाला दीपक था। नीली लौ जो सामान्य नहीं थी, जिसमें गर्मी नहीं थी, सिर्फ ठंडक और एक अजीब सी मरे हुए शरीर जैसी गंध थी। विनय ने कार रोकी। दोनों बाहर उतरे। हवा अब काटने लगी थी। दूर भेड़ियों की हुआ सुनाई दे रही थी और सबसे डरावनी बात, तांत्रिक की कुटिया की ओर जाने वाले रास्ते पर किसी इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। सिर्फ उल्टे पंजों वाले निशान थे, मानो कोई जानवर उल्टे पैरों से चलता हो। किशन पीछे हटने लगा। साहब, यह जगह ठीक नहीं। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब लौट नहीं सकते। जिस चीज का डर गांव में है, उसकी जड़ शायद यहीं छिपी है। दोनों धीरे धीरे कुटिया के पास पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुला, मानो कोई उनकी प्रतीक्षा में अंदर बैठा हो। अंदर अंधेरा था, कुछ धूप की महक और कहीं कहीं सड़े मांस जैसी बदबू। एक भारी आवाज अंदर से गूंजी, आओ विनय राय, तुम्हें आने में देर हो गई। दोनों ठिठक गए। तांत्रिक ने तो उन्हें बुलाया ही नहीं था, फिर उसे कैसे पता था कि वे आने वाले हैं? कुटिया की गहराई में एक छाया हिली, लाल धधकती आंखों की एक जोड़ी, और उसकी आवाज फिर आई, जो छाया तुम लोगों के पीछे है वह गांव की नहीं है, वह तुम दोनों की मौत लेकर आई है। और इसी के साथ भीतर का अंधेरा जैसे जिंदा हो उठा। मुखिया और किशन इस वक्त काफी डरे हुए थे, क्योंकि वहां का माहौल साधारण इंसानों वाला नहीं था। कहीं पर कोई लाश पड़ी थी तो कहीं पर कोई खोपड़ी लटक रही थी। और इतना ही नहीं, जहां वह बाबा बैठा हुआ था वहां इस वक्त कोई तंत्र साधना चल रही थी। तो विनय कहता है, बाबा हमें बचा लीजिए, बाबा हमें बचा लीजिए। कैसे भी? पता नहीं इस बार कौन सी दुविधा आ गई है। गांव में पिछली रात शशिवन में एक लाश मिली है। उसकी बात पर तांत्रिक कहता है, मैं सब जानता हूं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें बस आहुति देनी होगी, जो भी चाहिए, और फिर उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारा गांव भी बच जाएगा। बस तुम्हें जो मैं बताता हूं तुम वही करते जाओ। इतना कहकर वह तांत्रिक विनय को सब कुछ बताने लग जाता है और विनय राय बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुनने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाम गहरा चुकी थी। शशिवन के ऊंचे पेड़ों के बीच से उतरती आखिरी रोशनी भी अब धुएं जैसी लग रही थी। अनिरुद्ध और जयेश दोनों चुपचाप पगडंडी पर चलते रहे। हवा में सर्दी थी, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सी खामोशी दबे कदमों से चल रही थी। 3 महीने बाद वे दोनों इसी रास्ते से लौट रहे थे, लेकिन आज कदम कहीं ज्यादा भारी थे, क्योंकि पिछली रात शशिवन के किनारे एक लाश मिली थी और मुखिया ने तुरंत दूध भेजकर उन्हें बुलाया था। पेड़ों की घनी शाखाओं के बीच से गांव की पहली मटमैली रोशनी दिखते ही जयेश ने कहा, लगता है गांव अब भी वैसा ही है। अनिरुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, गांव वैसा दिखता है, लेकिन महसूस कुछ और हो रहा है। और वे दोनों शशिवन की सीमा पार कर दुर्गमपुरा गांव में प्रवेश कर गए।
गांव में घुसते ही खामोशी बदन पर चिपकने लगी। गलियां वही थीं, संकीर्ण, टेढ़ी मेढ़ी, पत्थरीली, लेकिन आज उनमें एक दबी हुई थरथराहट थी, जैसे मिट्टी भी किसी वक्तव्य से डरती हो। पहला घर उसी पुरानी दीवार के पास था, वही जहां 3 महीने पहले अनिरुद्ध ने रहस्यमयी खरोंचें देखी थीं। आज वो खरोंचें और गहरी लग रही थीं, जैसे कोई रात दर रात उन्हें बढ़ाता जा रहा हो। अनिरुद्ध एक पल के लिए रुक गया। उसकी नजर दीवार पर अटक गई। याद है? जयेश ने पूछा। याद तो है। अनिरुद्ध की आवाज में ठंडक थी, लेकिन ये खरोंचें पहले इतनी लंबी नहीं थीं। हवा अचानक एक झोंके की तरह बगल से गुजरी और दरवाजे के पर्दे हल्के से हिले, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। गांव की रात 9 बजे आमतौर पर चूल्हों की गंध और बच्चों की आवाजों से भरी होती थी, लेकिन आज सिर्फ सन्नाटा था। किसी घर की खिड़की से धूप की आखिरी किरण भी नहीं, सिर्फ धुंधली पीली रोशनी जो पता नहीं कितने दिनों से एक ही मिट्टी के दीपक में जल रही थी। पैरों के पीछे कोई और चलता सा लगा। कच्ची मिट्टी पर उनके कदमों के निशान बनते और अगले पल हवा उन्हें मिटा देती। लेकिन हर तीसरे कदम के बाद ऐसा लगता कि किसी और की भी आहट चल रही है, कुछ दूर, कुछ करीब। जयेश ने कई बार पलटकर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली गली थी। तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। अनिरुद्ध ने सिर्फ सिर हिलाया। कुछ आवाजें शब्दों में नहीं, हलचल में छुपी होती हैं। तभी मोड़ पर लालटेन की रोशनी हिली। एक संकरी अंधेरी गली के अंत में टिमटिमाती एक लालटेन दिखाई दी, जैसे कि कोई उन्हें ही ढूंढ रहा हो। कुछ कदम बाद वो आकृति साफ हुई। माधव, मुखिया जी का आदमी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक रात में उसकी उम्र बढ़ा दी हो। उसने दोनों को देखते ही राहत भरी सांस ली। साहब, आप आ गए। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन छुपा हुआ डर भी साथ लेकर चल रही थी। अनिरुद्ध ने पूछा, लाश कहाँ मिली थी? माधव ने चारों तरफ देखा, फिर बेहद धीमी आवाज में बोला, उसकी बात यहां ना करें साहब, गांव की हवा भी बातें सुन लेती है। जयेश ने भौहें सिकोड़ ली। इतना डर क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? माधव ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, मुखिया जी इंतजार में हैं, मैं आपको कोठी तक ले चलता हूं। और वह रास्ता दिखाने लगा। गांव के बीच से होकर एक भारी सिनेमाई सफर शुरू हुआ। तीनों आगे बढ़े। लालटेन की रोशनी गोल गोल थरथराते पीले घेरे बनाती जा रही थी। गलियों में हवा का बहाव धीमा था, जैसे गांव अपनी सांसें रोककर इन्हें गुजरते देख रहा हो। हर मोड़ पर पुरानी टूटी चारपाइयां, किसी के छोड़े हुए मिट्टी के बर्तन और खिड़कियों पर पड़े धूल के जमे हुए पर्दे इस बात का सबूत थे कि जीवन यहां ठहर गया था। अनिरुद्ध को अपने कदमों में एक पुरानी याद चुभ गई। 3 महीने पहले इसी गली में उसने एक लड़की को रोते हुए देखा था। उसकी आवाज हवा में ऐसे धुंध की तरह पिघल गई थी, जैसे वह जीवित थी ही नहीं। आज वह गली और सूनी थी। 3 महीने में गांव बदल गया है, उसने बुदबुदाया। माधव ने धीमे से कहा, साहब, मौत गांव से जाने का नाम ही नहीं ले रही। उसका वाक्य सुनकर हवा और ठंडी लगने लगी। अंत में मेहमानी कोठी सामने आई। गांव की आखिरी गली खत्म होते ही उनकी नजर एक विशाल काली परछाई पर पड़ी। मेहमानी कोठी। शाम की धुंधली रोशनी में कोठी किसी विशाल कंकाल जैसी लग रही थी, ऊंची, जर्जर और स्याह। उसकी दीवारों पर गहरी दरारें थीं, मानो किसी ने अंदर से मुक्के मारे हों या कोई बाहर से बेतहाशा खरोंच रहा हो। लालटेन की रोशनी जैसे ही कोठी की दीवारों पर पड़ी, दरारें सर्पों की तरह दिखने लगी, मोड़ती हुई, फिसलती हुई, फैलती हुई। अनिरुद्ध ने सीढ़ियों को देखा, टूटी, धंसी हुई और कहीं कहीं लाल मिट्टी से सनी हुई। उसने फुसफुसाकर कहा, यह कोठी पहले से ज्यादा जिंदा लग रही है। माधव ने दरवाजा पकड़ते हुए कहा, साहब, अंदर आइए, मुखिया जी अभी बाहर गए हैं, कल तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। दरवाजा खोलते ही कोठी के अंदर की ठंड बाहर उछल कर आई, जैसे किसी बंद कमरे की सांसें अचानक बाहर गिर पड़ी हों। और तीनों अंधेरे की उस कोठी में कदम रख चुके थे। आज भी कोठी वैसी ही नजर आ रही थी जैसे 3 महीने पहले थी। वे दोनों फिर से उन कमरों में पहुंच चुके थे जहां पहले कभी वे रुके थे। कुछ देर में कपड़े बदलने के बाद अनिरुद्ध कोठी की दूसरी तरफ उस बावड़ी के पास जाता है जहां रात रानी का फूल होता है, और उसे देखकर वह अब अपनी पुरानी यादों में चला जाता है। जब पिछली बार आया था तो कैसे? वहां से रात रानी के फूलों की महक आ रही थी।
अब वह महक कहीं खो चुकी थी, जो बस उस मुरझाए फूल को दिखा रही थी। एक आंसू आकर अनिरुद्ध की आंख के कोने से छलका, जैसे पुरानी दर्द की यादें उभर आई हों, और उसने आंसू साफ किया और वापस से अपने कमरे में आ गया। सुबह का वक्त। सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी। दुर्गमपुरा की मिट्टी पर ओस जमकर हल्की धुंध में बदल रही थी। शशि वन की ओर से आती हवा में ठंड तो थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी बेचैनी भी थी जैसे कोई अदृश्य चीज गांव के ऊपर चक्कर काट रही हो। मेहमानी कोठी के बाहर पीपल के पत्ते धीरे धीरे कांप रहे थे। कोठी की पुरानी लकड़ी हर थोड़ी देर में हल्की चिर्राहट करती, मानो नींद में करवट ले रही हो। अंदर अनिरुद्ध और जयस दोनों जाग चुके थे। रात भर कोठी की दीवारों से आने वाली फुसफुसाहट, कभी धीमी कभी थोड़ी तेज, उन्हें सोने नहीं दे पाई थी। अनिरुद्ध बरामदे में खड़ा होकर सुबह की फीकी रोशनी को देख रहा था। जयस ने पीछे से पूछा, नींद नहीं आई? अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। यह कोठी रात में सांस लेती हुई लगती है, नींद कहां से आएगी? जयस कुछ बोलता, उससे पहले ही कोठी के मुख्य दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज गूंजी। कदम भारी, धीमे और थके हुए। दोनों तुरंत सतर्क हो गए। कुछ ही पल बाद माधव ने दरवाजा खोला और बोला, साहब, मुखिया जी आ गए हैं। अनिरुद्ध और जयस दोनों ने एक दूसरे को देखा। पिछली रात मुखिया गांव से बाहर थे और सुबह लौटने वाले थे, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी यहां आना पड़ा, इसका मतलब मामला बेहद गंभीर था। मुखिया जी कोठी के दरवाजे पर खड़े थे। चाल में वही धीमी गंभीरता, लेकिन चेहरा 3 महीने पहले वाले मुखिया से अलग लग रहा था। ज्यादा थका हुआ, ज्यादा डरा हुआ और शायद ज्यादा बूढ़ा। साहब, उन्होंने अनिरुद्ध और जयस की तरफ देखते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, गांव की हालत हाथ से निकलती जा रही है। अनिरुद्ध ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। माधव ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और कोठी का अंधेरा जैसे एक बार फिर सबको निगलने लगा। मुखिया सीढ़ियों के पास एक पुरानी कुर्सी पर बैठे। उनकी आंखों में रात भर का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। जयस ने पूछा, मुखिया जी, पिछली रात जो लाश मिली थी उसके बारे में कुछ पता चला? मुखिया ने लंबी सांस भरी और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। लाशों का रहस्य, मुखिया का सच्चा खुलासा। 3 महीनों में कुल 5 लाशें मिली हैं। उनकी आवाज में खौफ साफ था। सभी एक ही तरह से मरी, मानो किसी ने शरीर से खून खींच लिया हो। अनिरुद्ध और जयस दोनों एकदम सीधे बैठ गए। और सबसे डरावनी बात यह है, मुखिया ने सिर झुकाकर कहा, किसी लाश पर कोई बाहरी निशान नहीं होता, न कोई कट, न कोई चोट, बस चेहरा सफेद पड़ा हुआ और आंखें पूरी तरह खुली हुई, जैसे मरते वक्त कुछ ऐसा देखा हो जिसका डर इंसान की सांस ही छीन ले। कोठी की दीवारों में हल्की सी सरसराहट हुई। जयस ने एक पल को पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं था, या शायद बहुत कुछ था। लेकिन आप हमें क्यों बुलाना चाहते थे? अनिरुद्ध ने पूछा। मुखिया ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, क्योंकि यह मौतें इंसानी नहीं हैं। यहां कुछ और है, कुछ ऐसा जो 3 महीने पहले आपकी जांच के बाद भी नहीं रुका, और अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। मुखिया ने अपनी जेब से कागज निकाला, एक पुराना नक्शा। उस पर लाल स्याही से 5 छोटे छोटे निशान बने हुए थे। देखिए, उन्होंने नक्शा फैलाकर कहा, सभी मौतें गांव के चारों दिशाओं में हुई हैं, और सबसे ताजा वाली शशि वन के बिल्कुल मुहाने पर। अनिरुद्ध ने ध्यान से नक्शे को देखा। एक चौकोर आकृति और बीच में मेहमानी कोठी। जयस ने तुरंत समझ लिया, कोठी के चारों तरफ बराबर दूरी पर मौतें। मुखिया ने सिर हिलाया, जैसे कोई अजात शक्ति इस कोठी को घेरने के लिए चारों ओर अपने निशान छोड़ रही हो। कोठी के अंदर अचानक हवा का एक झोंका चला। लकड़ी की बालकनी हल्के से चरमराई, जैसे किसी को यह बात पसंद नहीं आई हो। यह सिर्फ शुरुआत है। मुखिया की आवाज भारी हो गई। मेरी बात ध्यान से सुनना। लाशें तभी मिलती हैं जब गांव में सूरज ढलता है, और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के बीच जंगल में किसी को चलते हुए देखा, उनकी बातों में एक चीज हमेशा एक जैसी होती है। अनिरुद्ध ने तुरंत पूछा, क्या उस साए के कान इंसान जैसे नहीं होते? मुखिया की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, लंबे, नुकीले और पीछे की ओर झुके हुए। कोठी की हवा में एक ठंडी दहशत फैल गई। जयस की सांस अटक गई। क्या वो वही चीज है जो 3 महीने पहले हमें परेशान कर रही थी? मुखिया ने कहा, वही, या शायद कोई और।
लेकिन उसके कदम गांव के और करीब आते जा रहे हैं। अब गांव को कैसे बचाना है? मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैंने आपको बुलाया है क्योंकि इस बार गांव को बचाने का एक ही तरीका है। अनिरुद्ध और जयेश पूरी तरह चौकन्ने हो गए। वो चीज जिस भी दिशा में मरे हुए शरीर छोड़ती है, उसी दिशा में अगले 3 दिनों के भीतर कोई जीवित इंसान गायब हो जाता है। जयेश की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब अब किसी की बारी आने वाली है? मुखिया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और इस बार वो बारी गांव के बीच वाले घरों की तरफ बढ़ रही है। अनिरुद्ध ने गंभीर आवाज में पूछा, तो हमें क्या करना होगा? मुखिया की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी। आप दोनों को शशि वन और गांव के बीच की सीमा पर रात बितानी होगी। जहां ये चीज आती जाती है, वहीं इसके पैरों के निशान, इसके डर और इसका नाम मिलेगा। कोठी की छत पर किसी भारी चीज ने कदम रखा। दोनों को लगा जैसे ऊपर कोई जानवर नहीं बल्कि कोई इंसान चल रहा हो। मुखिया बोलते बोलते चुप हो गए। आवाजें कुछ देर बाद थम गईं। आज रात यह गांव आपको पहचान लेगा, मुखिया खड़े होते हुए बोले। और अगर वो चीज सच में लौट रही है तो शायद आज रात वो भी आपको पहचान ले। मेहमानी कोठी की हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, ठीक है मुखिया जी, हम तैयार हैं। जयेश खिड़की की ओर देखकर बोला, रात चाहे कैसी भी हो, अब हमें ये गांव बचाना ही होगा। धुंध में ढका हुआ सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, लेकिन दुर्गमपुरा की हवा में अंधेरा अभी भी वहीं था। तभी मुखिया जी कहते हैं, अनिरुद्ध बाबू, आपको जो कालीकोट किले से वह किताब मिली थी, हमें उसकी जरूरत है। उसमें मोहिनी को बुलाने का भी रास्ता लिखा हुआ है। तब अनिरुद्ध काफी ज्यादा हैरान होता है और वह घबराहट से कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मोहिनी को बुलाने का? लेकिन उसे क्यों बुलाना है? क्या इन सब मौतों के पीछे मोहिनी नहीं है? तो मुखिया कहते हैं, नहीं, तांत्रिक बाबा ने अपनी काली शक्तियों से पता लगाया है। मोहिनी का अंत तो 3 महीने पहले ही हो चुका था। और जब हम मोहिनी के लिए यह सब कर रहे थे, और आपको याद है ना, उस दिन गांव में पिशाचों ने हमला किया था और गांव में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। वह किसी और की वजह से नहीं, उपेंद्र की वजह से हुआ था। उनकी इस बात पर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या उपेंद्र की वजह से? लेकिन वह तो मर चुका है ना? तब मुखिया जी कहते हैं, हाँ, मर तो चुका है, लेकिन यह सब जो भी हो रहा है आज, यह उसी की वजह से है। वही एक आफत को चुनौती देकर गया है। उसी ने गांव की सत्ता को पाने के लिए, सबको अपनी तरफ करने के लिए कर्ण पिशाचिनी की साधना की थी। और बदले में कर्ण पिशाचिनी से उसने कुछ मांगा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी से मांगने पर वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और कर्ण पिशाचिनी उसे ही खा गई और वापस से वह उसी जगह रह चुकी थी। लेकिन उस जगह धीरे धीरे खून की बूंदें मिलने से वह और ताकतवर हो गई और अपने असली स्वरूप में आ गई। और फिर उसने शशि वन में अपना कब्जा जमा लिया। और आज यही कारण है कि वह हर अमावस को शिकार करती है और लोगों का खून पीकर जीती है। मैं तांत्रिक बाबा के पास गया था। उन्होंने मुझे बताया कि कर्ण पिशाचिनी को वापस से खत्म करने के लिए हमें मोहिनी को बुलाना होगा, क्योंकि वही है जो हमें अब बचा सकती है। तब जयेश कहता है, लेकिन मोहिनी को बुलाना तो और भी खूंखार हो सकता है। क्या वह हमारे लिए सही साबित रहेगा? तब मुखिया कहते हैं, क्योंकि मोहिनी को अब हम इस बार रक्षा के लिए बुला रहे हैं, और रक्षा के लिए बुलाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मोहिनी हमारी तरफ ही रहे, न कि वह हमारे लिए कोई आफत बने। हमने उस किताब में देखा था कि मोहिनी को जब राजा की मृत्यु हो गई थी तो वह एक श्राप से बंध चुकी थी, इसलिए वह एक डायन बनकर सभी के साथ ऐसा कर रही थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मोहिनी को जब हम बुलाएंगे तो वह डायन नहीं बनेगी, वह सिर्फ हमारी रक्षा के लिए ही आएगी, और हमें बचाने के बाद हम जो चाहे उससे करवा सकते हैं और उसे वापस भी भेज सकते हैं। उनकी इस बात पर जयेश अपनी हाँ मिलाता है, लेकिन अनिरुद्ध अभी भी काफी ज्यादा गहरी सोच में डूबा हुआ था कि वह कैसे सामना करेगा उस मोहिनी का, जिसे वह अपना दिल दे बैठा था, और कैसे उसने ही मोहिनी को मारा था, जिससे वह प्यार में गिर चुका था। लेकिन इन सब से भी ज्यादा जरूरी था उसके लिए इस गांव को बचाना, जिसे वह किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। और आखिर में खुद के मन से थक हार कर उसे भी मुखिया जी की बात माननी पड़ गई, और वह भी उनकी बात में राजी हो चुका था, चाहे जो भी हो। लेकिन आज फिर से एक बार उसे मोहिनी को पाने का एक और मौका मिला था। हो सकता है उसे किताब से या फिर कहीं से कोई रास्ता निकल आए, जिससे मोहिनी हमेशा के लिए शायद उसके पास रह जाए। बीते 3 महीनों में यह कैसे पल बिताए थे, यह सिर्फ अनिरुद्ध ही जानता था। अगर उसके बस में होता तो वह मोहिनी को इंसान बनकर
अपने साथ ही रख लेता। वह बस अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि काश ऐसा हो जाए और मोहिनी उसके पास हमेशा के लिए रह जाए। जयेश मुखिया जी से कहता है, ठीक है मुखिया जी, आज रात ही हम फिर यह काम करना शुरू कर देंगे। आप सारी तैयारी करवा लीजिए। इतना कहकर मुखिया जी वहां से चले गए और वह पूजा का सामान जुटाने के लिए निकल गए। रात का वक्त। दुर्गमपुरा की हवा आज रात अजीब तरह से ठंडी थी। ऐसी ठंड जो त्वचा से नहीं, हड्डियों की मज्जा तक उतरती है। ऊपर आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवा में किसी पुराने भूले हुए श्राप की हल्की सी सरसराहट थी। मेहमानी कोठी के आंगन में मिट्टी की दीवारों पर हल्की हल्की मशालें टिमटिमा रही थीं, जैसे खुद डरी हों कि उनका उजाला इस रात के अंधेरे से जीत पाएगा या नहीं। अनिरुद्ध और जयेश दोनों पुराने लकड़ी के फाटक के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान नहीं, एक अनजाना डर चमक रहा था। तैयार हो? मुखिया विनय राय की भारी आवाज अचानक पीछे से आई। दोनों ने मुड़कर देखा। मुखिया साधारण नहीं लग रहे थे। कंधे पर लाल काली चादर, हाथ में मिट्टी की लोहे की घंटी और आंखों में वही पुराना बेचैन आतंक जिसे वे पिछले महीनों में झेल चुके थे। आज रात गलती की जरा भी जगह नहीं है, मुखिया धीमे से बोले। ये वही किताब है जिससे मोहिनी पहली बार इस गांव की रक्षक बनी थी। उन्होंने एक प्राचीन, मोटी, काले चमड़े से बंधी किताब आगे बढ़ाई। उसकी सतह पर उभरे हुए संस्कृत के अक्षर लाल रोशनी की तरह चमक रहे थे, जैसे वो जीवित हों। कोठी के अंदर धूप बत्ती, तेल के दीपक और हवाओं में उड़ती राख मिलकर एक भारी सा वातावरण बना रहे थे, जैसे हवा खुद रुक कर देखने आई हो कि आज रात क्या होने वाला है। कोठी के पिछवाड़े, जहां जमीन हमेशा थोड़ी ठंडी रहती थी, एक गोलाकार जगह बनाई गई थी। चारों दिशाओं में काले धागे के गोले, बीच में त्रिकोण और उसके बीच में लोहे का एक पिंजरा, पर खाली। ये वही जगह थी जहां कभी मोहिनी की आत्मा को रोककर रखा गया था। मुखिया पुस्तक खोलते हुए बोले, ये मंत्र आम इंसानों के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हें दोनों को मेरा साथ देना होगा। मोहिनी को बुलाना आसान नहीं, पर उसे वापस लाए बिना हम इन मौतों को रोक नहीं सकते। अनिरुद्ध के सीने में एक अजीब धड़कन हुई। पिछली बार जब वह मोहिनी से मिला था, उसकी आंखों में जैसे सैकड़ों साल का दर्द था, पर आज उसे वापस बुलाना था। जयस, दीपक जला दो। जयस ने जैसे ही चारों दिशाओं में रखे बड़े मोटे तेल के दीपक जलाए, लाल लौ अचानक ऊंची उठी, जैसे किसी ने इसमें फूंक मारी हो। मुखिया ने पुस्तक को त्रिकोण के केंद्र में रखा और बोलना शुरू किया, हे मोहिनी, कृपया स्वाहा मंत्र का जाप करें और अपना स्वरूप प्रकट करें। जहां रक्त गिरा है वहां आपके चरणों का स्पर्श है। जहां भी कब्र का भय है वहां आपकी छाया है। हम अपील करते हैं। मंत्र के तीसरे चरण पर पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी नहीं, जमी हुई लगने लगी। दीपक की लौ फड़फड़ाई और फिर लंबी खींचकर नीले रंग में बदल गई। जयस घबरा गया। मुखिया, ये सामान्य नहीं है। चुप रहो, मुखिया गुर्राए। उसका आगमन शुरू हो गया है। किताब के पन्ने बिना हवा के उड़ने लगे, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उन्हें छुआ हो। अनिरुद्ध को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ घना अंधेरा। पर तभी किसी औरत की धीमी, बहुत कोमल सी हंसी हवा में गूंजी। जयस के चेहरे पर खून उतर गया। ये वही आवाज है, वही हंसी जो 3 महीने पहले जंगल में हर मौत की रात सुनाई देती थी। मुखिया ने थाली से लाल सिंदूर उठाकर त्रिकोण के किनारों पर डाला। जैसे ही सिंदूर मिट्टी पर गिरा, वह चमकने लगा, काली धड़कती नसों की तरह। मुखिया ने फिर से पुस्तक उठाई और जोर से पढ़ा, आप रक्त बीज के वाहक हैं। रात्रि नृत्य का प्रदर्शन करें, पृथ्वी के संसार में रक्षा करने के लिए। अचानक जमीन के नीचे से एक भारी धड़ाम की आवाज आई, जैसे धरती किसी बहुत पुराने ताले को तोड़ रही हो। चारों दीपक एक साथ बुझ गए। पूरी कोठी ऐसे अंधेरे में डूब गई जिसमें छाया भी जन्म नहीं ले सकती। जयस की सांसें तेज हो गईं। अनिरुद्ध ने कांपते हुए कहा, मुखिया, क्या यह ठीक हो रहा है? मुखिया के माथे पर पसीना चमक रहा था, पर निगाहें स्थिर थीं। बस प्रतीक्षा करो, वह आ रही है। अचानक त्रिकोण के बीच हल्की सी सफेद धुंध उठने लगी। शुरू में वह सिर्फ कोहरे की तरह लगी, फिर उसमें मानव आकृति उभरने लगी। पहले पैर, फिर हाथ, फिर लंबे काले गीले बाल और अंत में वह चेहरा जो तीनों ने कभी नहीं भुलाया था। धीरे धीरे
जैसे किसी दूसरी दुनिया से निकल कर आई हो। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह कई सदियों की नींद से अभी उठी हों। उसके पैरों के नीचे जमीन पर लाल धूपकण जैसे चिन्ह बने, मोहिनी के आगमन के निशान। हवा में रात रानी और खून की मिलीजुली खुशबू फैल गई, जिसे दुर्गमपुरा ने पहले भी महसूस किया था। जस घुटनों के बल बैठ गया। अनिरुद्ध बस उसे देखता रह गया। मोहिनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरा नीला धुआं था, जैसे वह अब इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी सीमा रेखा पर खड़ी हो। किसने मुझे पुकारा? उसकी आवाज हवा में नहीं गूंजी, सीधे तीनों के हृदय में उतरी। मुखिया ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। देवी, दुर्गमपुरा की रक्षा करने के लिए हमें आपकी आवश्यकता है। मोहिनी ने सिर झुकाया। उसके बाल जमीन पर लहराए। धुंध गहराई, कमरे का तापमान और गिर गया। मैं लौट आई हूं, लेकिन जो शुरू हुआ है वह अब केवल रक्त से ही रुकेगा। और उसकी यह बात कहते ही दीपक अपने आप जल उठे, पर इस बार उनकी लौ काली थी। अब मोहिनी यह जान चुकी थी कि उसे किस लिए इस गांव में दोबारा से बुलाया गया है, और वह वहां से सीधे जंगल की ओर चली जाती है। दुर्गमपुरा से बाहर निकलते ही हवा का स्पर्श बदल चुका था। रात का सन्नाटा असामान्य रूप से भारी था, जैसे पृथ्वी खुद सांस रोके हुए हो। मोहिनी की चाल तेज थी, पर उसके कदमों का कोई निशान मिट्टी पर नहीं बन रहा था। वह हवा की तरह आगे बढ़ रही थी। उसका गहरा नीला आंचल रात की हवा में लहरा नहीं रहा था, बल्कि चिपका हुआ था, जैसे आसपास की ठंड उसे जमा कर रख रही हो। शशि वन दूर से ही काला दिखने लगता था। चांदनी वहां कभी उतरती नहीं थी। पेड़ों के बीच ऐसा अंधेरा था जैसे जंगल खुद किसी का पेट हो, जिसके अंदर जाने वाला जीवित बाहर नहीं आता। मोहिनी ने जंगल का पहला कदम पार किया तो हवा में अचानक एक तेज, मीठी पर दूषित गंध फैल गई। रक्त की गंध, और उसके ऊपर रात रानी की अस्वाभाविक तड़पती खुशबू। मोहिनी बुदबुदाई, कर्ण पिशाचिनी, तू यहीं है। जैसे ही उसके शब्द हवा में बिखरे, दूर से एक तीखी खौफनाक चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जिसमें औरत की कराह, जानवर का गुर्राना और किसी बच्चे की रोती हिचकी सब एक साथ घुली थीं। मोहिनी की आंखें नीले धुएं से चमकने लगीं। वह आगे बढ़ी। शशि वन के बीच हमेशा काले फूल खिले रहते थे, जिन्हें गांव वाले रात्र कुसुमा कहते थे। उनके बीच जमीन पर लाल बूंदें बिखरी थीं, ताजा रक्त, और साथ में वही लाल धागे की लड़ी जो हर मारे गए आदमी के शरीर पर पाई जाती थी। यह मोहिनी का निशान हुआ करता था। मोहिनी एक पेड़ के सामने रुक गई। पेड़ की छाल पर बड़े बड़े नाखूनों के ताजे कांटे गए गहरे निशान थे, जैसे किसी ने हड्डियों तक गहरा खरोंच दिया हो। हवा अचानक जमी, और उसी ठंड के बीच एक काली लंबी आकृति पेड़ों के पीछे से रेंगती हुई निकली। धीरे धीरे, मानो उसका हर जोड़ टूटकर फिर से जोड़ा जा रहा हो। कर्ण पिशाचिनी। उसकी त्वचा पुरानी राख जैसी सफेदी ली थी। उसकी आंखें खोखली थीं, पर उनमें काले धुएं के भंवर थे। लंबे टूटे हुए नाखूनों से खून टपक रहा था, किसी ताजा शिकार का। उसकी चाल इंसानी नहीं, पशु जैसी नहीं, वह किसी मुड़े हुए धागे की तरह चल रही थी। मोहिनी शांत खड़ी रही, पर उसकी आंखें गहरे नीले अंगारों की तरह जल रही थीं। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली, हवा को सूंघा और फिर कर्कश आवाज में बोली, तू वापस आ गई मोहिनी। मोहिनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। आवाज स्थिर थी। यह जंगल सिर्फ तेरा नहीं, जिन निर्दोषों का खून तूने पिया है उसका हिसाब लेने में आई हूं। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी रीढ़ उलटी दिशा में मोड़ दी, एक भयानक क्रैक की आवाज के साथ। उसका मुंह कान के पास तक फट गया। खून मैं पाऊंगी, पर पहले तू। और वह एक नुकीले तीर की तरह मोहिनी पर झपटी, पर मोहिनी ने हाथ उठा दिया। हवा ठहर गई। शशि वन का हर पेड़ रुक गया, और कर्ण पिशाचिनी एक अदृश्य दीवार से टकराकर पीछे फेंकी गई, जैसे किसी ने उसे बिजली की चोट मारी हो। उसके दांत चटक गए, पर वह मुस्कुराई, एक बेहद भयानक मुस्कान। तू कमजोर हो गई है मोहिनी। मोहिनी की आंखें चमक उठी। कमजोर? आज तेरी रात खत्म होने वाली है। वास्तविक युद्ध शुरू होता है। कर्ण पिशाचिनी ठीक वहीं खड़ी हुई, फिर अचानक अपने चारों हाथों को जमीन पर पटका। जमीन से काले कीड़े निकलकर मोहिनी की तरफ बढ़ने लगे। मोहिनी ने जमीन पर उंगलियों से तेज गति से एक तांत्रिक चक्र बनाया और मंत्र बोली। नीली अग्नि का घेरा बन गया। काले कीड़ों की चीखें हवा को चीरने लगीं,
वे जलते हुए राख बन गए। कर्ण पिशाचिनी ने गुर्राते हुए चीख मारी, तूने मेरी भूख रोक दी, अब मैं तेरी आत्मा चूसूंगी। वह कूदकर मोहिनी पर झपटी, इस बार इतनी गति से कि हवा चटक गई। मोहिनी पीछे नहीं हटी। उसने दोनों हाथ फैलाए। दोनों के बीच भयंकर टक्कर हुई। हवा ने आवाज खो दी। चारों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा फैल गया। कर्ण पिशाचिनी के नाखून मोहिनी की त्वचा छू भी नहीं पाए। उसके पहले ही एक अदृश्य शक्ति ने उसे ऊपर फेंक दिया। वह एक पेड़ से टकराई। पेड़ दो हिस्सों में फट गया, लेकिन इस बार वह और भी हिंसक होकर उठी। उसकी आंखें काले की जगह खूनी लाल हो गई थीं। अब दोनों एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे थे। मोहिनी शांत, दृढ़ और स्थिर। कर्ण पिशाचिनी पागल, हिंसक, खून की भूखी। अचानक कर्ण पिशाचिनी हवा में उछली और अपने नुकीले दांत मोहिनी की गर्दन की ओर बढ़ाए। मोहिनी ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। हड्डियां छटक गईं। कर्ण पिशाचिनी ने चीख मारी। वह अपने शरीर से काला धुआं निकालकर मोहिनी को घेरने लगी। ये वही धुआं था जिससे वह शिकारों को बेहोश कर फिर उनसे संभोग कर उनका खून पीती थी। धुआं मोहिनी के चेहरे तक पहुंचा, पर उसके भीतर नहीं समा पाया। नीली रोशनी फैल गई। धुआं नष्ट हो गया। कर्ण पिशाचिनी डर गई। तू तू देवी की शक्ति से भरी हुई है, मोहिनी ने धीमे से कहा। मैं रक्षक हूं और तू अब खत्म होने वाली है। अंतिम बार रक्त का अर्ण कर्ण पिशाचिनी ने आखिरी दांव लगाया। वह अचानक अपनी पूरी गति से आगे दौड़ी और अपने दांत मोहिनी के कंधे में गड़ाने की कोशिश की। मोहिनी ने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। एक भयानक क्रैक की आवाज हुई। कर्ण पिशाचिनी की रीढ़ टूट गई। वह जमीन पर गिरी, तड़पती हुई, छटपटाती हुई। मोहिनी उसके ऊपर आई। उसकी आंखें अब गहरे नीले से काले पड़ने लगीं। वह न्याय करने वाली देवी का रूप ले चुकी थी। जिन औरतों और मर्दों की आत्माएं तूने सताई हैं, उन सब की ओर से तेरा अंत यहीं होगा। कर्ण पिशाचिनी ने कांपती आवाज में कहा, मुझे मत मार। मैं मोहिनी ने उसके होंठों पर उंगली रखी। शांत हो जा, अब तेरा समय पूरा। और फिर मोहिनी ने झुककर कर्ण पिशाचिनी की गर्दन में दांत गड़ा दी। एक चीख जो इंसानी नहीं, राक्षसी थी। पूरा जंगल हिला गई। कर्ण पिशाचिनी का गाढ़ा गर्म काला रक्त जमीन पर गिरा और हर बूंद जमीन में धंसती गई, जैसे धरती खुद उसे निगल रही हो। कुछ ही सेकंडों में कर्ण पिशाचिनी ने तड़पना बंद कर दिया। उसका शरीर धूल में बदल गया और हवा में सिर्फ रात रानी की हल्की बुझती खुशबू रह गई। मोहिनी खड़ी हुई। हवा शांत थी। जंगल अब डरावना नहीं, बस थका हुआ सा लग रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और बोली, दुर्गमपुरा अब सुरक्षित है। लेकिन उसके चेहरे पर एक बात साफ थी कि अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो कभी भक्षक हुआ करती थी, अब वह रक्षक बन चुकी थी। और इस कहानी का यही समापन हुआ।